गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अध्ययन करेंगे 12वीं इतिहास की तीसरी चैप्टर बंधुत्व जाति तथा वर्ग एक आरंभिक समाज 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। एक आरंभिक समाज कितना 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। जैसा कि पिछली अध्याय में हम लोगों ने चर्चा किए थे कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक की आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में होने वाले परिवर्तनों का और आर्थिक और राजनीतिक जीवन में होने वाली परिवर्तनों ने समाज पर समकालीन समाज पर अपना महत्वपूर्ण छाप छोड़ा है। आज हम लोग एक नई सामाजिक परंपरा, एक आरंभिक समाज किसके सामाजिक परंपरा के बारे में अध्ययन करेंगे। और इतिहासकारों ने सामाजिक परंपरा या लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में जब अध्ययन प्रारंभ किया तो उन्होंने साहित्यिक साधनों के माध्यम से उन्होंने लोगों की सामाजिक जीवन के बारे में इतिहास का पुनर्निर्माण करने का काम प्रारंभ किया। तो आइए हम लोग इस कक्षा में अध्ययन करेंगे एक प्रारंभिक समाज और प्रारंभिक समाज की सामाजिक गतिविधियों या सामाजिक जीवन के बारे में। जैसा कि इतिहासकारों ने सामाजिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने के लिए साहित्यिक परंपरा का चयन किया, क्योंकि साहित्यिक परंपरा को लिखने में लेखक का अपने का अलग दृष्टिकोण होता है और साहित्यिक चीजों को, है ना, साहित्यिक ग्रंथों को लेखन करने में जिस प्रकार की क्षेत्रीय भिन्नताएं देखने की मिलती है और इस क्षेत्रीय भिन्नता और लेखक के दृष्टिकोण को अलग करके यदि साहित्यों का अध्ययन निष्पक्षता के साथ और सावधानी पूर्वक किया जाए तो इन साहित्यिक ग्रंथों के माध्यम से प्रारंभिक समाज की सामाजिक जीवन का बेहतर से आकलन किया जा सकता है। तो इस इकाई में हम ऐसे ही एक सामाजिक साहित्यिक ग्रंथ महाभारत के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे भारत की एक विस्तृत परंपरा सामाजिक जीवन की जानकारी हम लोगों को मिलेगी। सबसे पहले देखते हैं महाभारत। महाभारत भारत की सबसे प्रसिद्ध और समृद्ध एक ग्रंथ है। भारत की सबसे समृद्धशाली यदि हम ग्रंथ कहें तो वो महाभारत है, जिसे महाकाव्य के रूप में हम लोग जानते हैं। इस महाकाव्य में वर्तमान स्वरूप की यदि हम चर्चा करें तो इस महाकाव्य में 1 लाख से अधिक क्या है इनके श्लोक हैं और विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों का उल्लेख और सामाजिक रीति रिवाजों का मानदंड, इसके साथ साथ विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का पूरा क्या है इसमें लेखा जोखा है। इस महाभारत इतना विस्तृत है कि इसमें पूरे भारत वर्ष की सामाजिक गतिविधियों का लेखा जोखा हमको मिलता है। इस महाभारत की जो रचना करने में 1000 वर्ष लगे, इस महाभारत की रचना करने में लगभग 1000 वर्षों का समय लगा और इस समय अवधि में महाभारत के विभिन्न पक्षों से पूरे भारत के लोगों की सामाजिक जीवन लोगों की सामाजिक जीवन की जानकारी हम लोगों को स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। ये जो महाभारत है ये मुख्य रूप से 2 परिवारों के बीच, महाभारत क्या है 2 परिवारों के बीच, कौन कौन से, एक कौरव और दूसरा है पांडव, इन दोनों परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण करते हैं और इन्हीं 2 परिवारों के बीच के युद्ध के चित्रण में तत्कालिक सामाजिक जीवन की पूरी पहलुओं को समाहित किया हुआ है। कहीं कहीं पे सामाजिक मानदंडों का अनुकरण करता हुआ दिखाया गया है, तो कहीं कहीं जो सामाजिक मानदंड है, जो नियम है, जो नीतियां हैं, उनका अवहेलना करते हुए भी इस महाभारत के साहित्य में दिखाया गया है। ठीक है, तो इन्हीं को आधार मानकर इतिहासकारों ने प्राचीन इतिहास के लोगों की सामाजिक जीवन कितना 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच के लोगों की सामाजिक जीवन को महाभारत के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया है। तो इसके प्रारंभ करते हैं महाभारत की समालोचनात्मक संस्करण से। 1919 में कितना 1919 ईस्वी को संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान वी.एस. सुकंथाकार के नेतृत्व में महाभारत की समालोचना करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के लोगों ने
महाभारत से संबंधित जितनी भी जानकारी, जितनी भी भाषाओं में है, विभिन्न भाषाओं की विभिन्न जानकारियों को कलेक्ट किया, संस्कृत की विभिन्न लिपियों में इनको कलेक्शन किया, और कलेक्शन करने के बाद महाभारत का जब अध्ययन किया गया, महाभारत के संबंध की जानकारी का संकलन करने के बाद इनका अध्ययन किया गया, इनका समालोचना किया गया, तो दो तरह की बातें निकल के आई। पहली बात ये आई कि विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त, भारत के अलग अलग क्षेत्रों से महाभारत के बारे में विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न लिपियों में प्राप्त कहानियों का संकलन करने के बाद पता चलता है कि इन कहानियों, महाभारत की इन सभी कहानियों में समानताएं दिखाई देती है। तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भाषाओं से प्राप्त कहानियों में क्या मिलती है? पहली तो समानताएं दिखती हैं। दूसरी बात निकल के आई कि क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण प्रत्येक क्षेत्र की अपनी एक सामाजिक परिस्थितियां होती है, तो उस क्षेत्र की परिस्थितियों में भिन्नता, प्रभेद भी दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से महाभारत के समालोचना करने पर दो तरह की बातें स्पष्ट होती है। समानताएं दिखती है बहुत सारे क्षेत्रों में, तो कुछ क्षेत्रों की चीजों में क्षेत्रीय भिन्नताएं को भी देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं महाभारत की भाषा एवं विषय वस्तु। स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। महाभारत की विषय वस्तु क्या है? तो महाभारत के विषय वस्तु क्या है, इस बात को लेकर विद्वानों ने दो तरह की विचारधाराएं दी हैं, और इतिहासकार और विद्वानों का मानना है कि महाभारत की जो विषय वस्तु है वो दो तरह से लोगों को मिलती है। पहली क्या है? आख्यान के माध्यम से, दूसरी उपदेशात्मक, शिक्षात्मक या निर्देशात्मक तथ्यों के माध्यम से। जो महाभारत की विषय वस्तु या भाषा की हम बात करें तो महाभारत मूल रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महाभारत मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किंतु जैसे वेदों को संस्कृत भाषा में लिखा गया है, उन वेदों को लिखने में जिस प्रकार से क्लिष्ट कठिन शब्द का प्रयोग किया गया है, उस तरह के शब्दों का प्रयोग महाभारत के लेखन में नहीं किया गया है। अर्थात महाभारत की भाषा तो संस्कृत थी, किंतु सरल, कैसे थी? संस्कृत की सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। महाभारत से प्राप्त तथ्य है ना, या इनके विषय, महाभारत से प्राप्त तथ्यों के विषय वस्तु कितने हैं? दो भागों में इसको बांटा गया है। कौन कौन से? एक आख्यान और दूसरा है उपदेशात्मक। आख्यान किसको बोलते हैं? आख्यान उस श्रेणी को बोलते हैं, उस कथा को बोलते हैं जिसमें विभिन्न कथाओं के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से लोगों की जीवन की विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता है। उनको क्या बोलते हैं? आख्यान बोलते हैं, जिसमें विभिन्न कहानियों का क्या सा होता है? संकलन होता है, और कहानियों के माध्यम से लोगों के सामाजिक जीवन की जानकारियां मिलती है। दूसरी है महाभारत की भाषा में विषय वस्तु। दूसरी विषय वस्तु क्या है? उपदेशात्मक। उपदेशात्मक मतलब शिक्षाप्रद, लोगों के सामाजिक जीवन के नैतिक मूल्यों के मापदंड का निर्धारण इसी उपदेशात्मक या शिक्षाप्रद तथ्यों के माध्यम से किया जाता है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? उपदेशात्मक या शिक्षाप्रद या शिक्षात्मक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो महाभारत जो महाकाव्य है, इस महाकाव्य का प्रस्तुतिकरण है ना, इन दोनों तथ्यों के आधार पर किया गया है। और ये दोनों तथ्य है तो अलग अलग, लेकिन दोनों तथ्य एक सिक्के की दो पहलू है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए भी है और दोनों एक दूसरे से भिन्न भी है। जुड़े हुए कैसे हैं? यदि किसी चीज की शिक्षा आपको दी जाती है या किसी लोग की सामाजिक जीवन की शिक्षणात्मक उपदेश यदि दिया जाता है, तो वो शिक्षात्मक उपदेश कहानियों के माध्यम से दिया जाता है ना। कहानियों के माध्यम से उनका शिक्षात्मक उपदेशात्मक या उपदेश दिया जाता है, अतः शिक्षात्मक कहानियों से जुड़ा हुआ है। सामाजिक जीवन की विभिन्न मानकों को प्रस्तुत करने के लिए जो कहानी बनाई जाती है, जो कहानी कही जाती है, उन कहानियों में शिक्षाप्रद क्या होता है? उद्देश्य होता है। कहानियों में शिक्षाप्रद उद्देश्य होता है। उपदेश को बताने के लिए कहानियों का सहारा लिया जाता है। अतः ये दोनों विषय वस्तु आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़ा हुआ है और भिन्न भी है। इस तरह से महाभारत की विषय वस्तु दो प्रकार की है।
ठीक है। जैसे कुरुक्षेत्र की बात आती है तो कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, अर्जुन को उपदेश दिया था, शिक्षा दिया था, है ना। और उन शिक्षाओं को हम लोग कहानी के रूप में अध्ययन करते हैं, कहानी के रूप में संकलन किए, तो यहाँ पे ये दोनों बातें प्रस्तुत होती है। इसी तरह महाभारत की भाषा विषय वस्तु के बारे में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं लेखक एवं तिथियां को। किसको देते हैं, लेखक एवं तिथियां। महाभारत का लेखक कौन है, ये तो विवादप्रद स्थिति है, लेकिन महर्षि वेद व्यास को, इसको महर्षि वेद व्यास को महाभारत का क्या मानते हैं, लेखक माना जाता है। क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने वेद व्यास ने ही महाभारत महाकाव्य की रचना की। इसके संदर्भ में भी बहुत सारी कहानी चलती है कि उन्होंने ब्रह्मा के पास गया, ब्रह्मा जी के पास निवेदन किया कि मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में तो महाभारत की घटना है, लेकिन इसने महान और विस्तृत महाभारत की रचना में करने में सक्षम नहीं हूं। तो फिर ब्रह्मा जी ने उनको सजेस्ट किया कि आप गणेश जी के पास जाओ, और गणेश जी के पास फिर मिलने गए। तो इसकी एक लंबी कहानी बनती है जिसपे हम लोग नहीं जाते हैं अभी, ये सारी कहानी आप लोग जानते हैं। तो महाभारत की रचना किसके द्वारा किया गया है, तो महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये तो हो गई इनकी लेखक। इनकी यदि तिथियों की बात करें तो इनकी तिथियों के बारे में स्पष्ट जानकारियां नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि ये रीति परंपरा को प्रस्तुत करते हैं। जो महाभारत के यदि समय अवधि की बात करें तो वो 500 बीसी या ईसा पूर्व की पहले की घटना है। महाभारत की जो कहानी है, जो घटनाएं हैं, वो 500 ईसा पूर्व की पहले की घटनाएं हैं। किंतु 500 ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने महाभारत की जो रीति परंपरा थी, रीति परंपरा के अनुसार महाभारत की कहानी जो चली आ रही थी, इसके बारे में इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया, जो 500 एडी तक, 500 ईस्वी तक चलता रहा। इस तरह से महाभारत का लेखन काल के जिस समय में तिथियों के बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मणों ने 500 ईसा पूर्व को महाभारत कथा के बारे में लेखन कार्य प्रारंभ किया, जो 500 ईस्वी तक चला। इस तरह से 1000 वर्षों तक इस महाभारत महाकाव्य का लेखन किया गया। और इस 1000 वर्ष की समय अवधि में महाभारत में लगभग आज की परिप्रेक्ष्य में 1 लाख से ज्यादा श्लोकों का संकलन या संकलन किया गया है। ठीक है, ब्राह्मणों को के लिखने से पहले, ब्राह्मणों के महाभारत को लिखने से पहले भी महाभारत की घटनाओं को रीति परंपरा के अनुसार जो लोग भाट होते हैं, कौन होते हैं, भाट, जिनको सारथी के भी नाम से जानते हैं, ऐसे लोगों ने मौखिक रूप से रीति परंपरा के अनुसार लोगों तक परिचालित कराया। ये रीति परंपरा क्या है, ये भाट क्या है, तो भाट ऐसे लोगों को कहा जाता है जो युद्ध के समय में राजा के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते हैं, राजा के युद्ध कौशल, उनके यशोगान करते हैं मौखिक रूप से, और राजा के यशोगान को लोगों तक, गांव-गांव, नगर-नगर जाके परिचारित करते हैं, और इसी परंपरा को रीति परंपरा के नाम से भी जानते हैं। तो आरंभ में जो रीति परंपरा से महाभारत का गायन चल रहा था, है ना, 500 ईसा पूर्व के पहले महाभारत का प्रेषण या गायन रीति परंपरा के अनुसार चल रहा था। इसी रीति परंपरा को उठाकर ब्राह्मणों ने, है ना, महाभारत का लेखन कार्य 500 ईसा पूर्व को प्रारंभ किया। और इस लेखन कार्य में ब्राह्मणों ने समसामयिक और तत्कालीन समाज की मतलब 500 ईसा पूर्व की समय घट रही घटनाओं का भी अंकन उन्होंने किया है, जिसमें कुछ फेरबदल भी ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। जैसे वेदों में बात करें तो वेदों में क्या कहा गया है कि पुरुष की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो महापुरुष से हुई है, ऐसा कहा गया है। जबकि महाभारत में ये बताया गया है कि पुरुषों की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। तो इसमें थोड़ी सी समसामयिक घटनाओं का समावेश भी ब्राह्मणों के द्वारा किया गया है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। आज हम लोग देख रहे थे 12वीं इतिहास, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग
महाभारत के परिप्रेक्ष्य में। आशा करता हूं कि आज की कक्षा में बताई गई चीजें आपको अच्छे समझ में आई होगी। आगे की कक्षा पर कल हम लोग चर्चा करेंगे।